हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका री एग्ज़ाम फिर से जुलाई 2024 में लिया जा रहा है, उसके लिए घटना चक्र का ये जो नया वाला बुक आया हुआ है सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये 2024 वाला एडिशन है। और देखिए इसमें जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और देखिए सबसे खास बात क्या है, तो इस बुक में 1990 से लेकर के मार्च 2024 तक भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या फिर एमपी पीसीएस हो, जितने भी उनमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं सारे प्रश्नों को इस बुक में संकलित किया गया है। और देखिए हम लोग जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पोर्शन है उसी को कवर करेंगे, क्योंकि बीपीएससी और टीआरई 3.0 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और कल वाला जो सेशन था, आज हमारा यह दूसरा सेशन है। कल वाले सेशन में हम लोगों ने गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को कवर किया हुआ था। और आज इस सेशन में गांधी जी और उनके आंदोलन, यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख भी दिया है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और ये बीपीएससी का बिल्कुल हॉट टॉपिक है। गांधी जी और उनके आंदोलन से संबंधित प्रश्न बीपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ से 2-4 नंबर कंप्लीट होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीचर न्यू वैकेंसी 2024 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन का जो नया वाला बुक आया हुआ है 2024 वाला एडिशन है यह। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है ना, उसी को हम लोग कवर करेंगे और बिल्कुल चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को मैं आपको कवर करवा दूंगा। 1990 से लेकर के 2024 तक, मार्च 2024 तक भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को इस बुक में संकलित किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। और आज हम लोग गांधी जी और उनके जो आंदोलन हैं, जैसे कि खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम लोग आज इसी सेशन में, एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। आंसर देखिए सब लोगों को कमेंट करना है, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। और काफ़ी लंबा सेशन होने वाला है, धैर्यपूर्वक इसको देखिएगा, यहाँ से 3-4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस सेशन को बनाने में 5 से 6 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें। देखिए आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। उसके बाद देखिए, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। और देखिए हाजी शरियतुल्लाह, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए शरियतुल्लाह दिया गया। हाजी शरियतुल्लाह 19वीं सदी के फ़राइज़ी आंदोलन के संस्थापक है, ठीक है ना, ये जो है फ़राइज़ी आंदोलन के संस्थापक हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है, ध्यान से सुनिएगा। पहले राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 4। मैंने बताया ना अभी कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तो यहाँ पर देखिए शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद दिया गया है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाजी शरियतुल्लाह जो हैं ये फराइजी आंदोलन के संस्थापक हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष पूछा गया है। आप देख सकते हैं यह यूपी लोअर सब प्री 2008 का क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 3-4 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो अभी मैंने आपको नेताओं का नाम बताया था और यह भी बताया था कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिएगा हम लोग बिल्कुल आपको क्रम से कवर करेंगे, जैसे कि खिलाफत के बाद असहयोग आंदोलन को कवर करेंगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, ठीक है ना, गांधी रिबन पैक्ट, सब कुछ हम लोग क्रम से कवर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? और यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करके आपको बताना है। यहाँ पर कूट दिया गया है। अब पहले आप लोग इसको पढ़िए कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ठीक है ना, तो एक तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चौथा है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था कि भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था और युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है ना। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला और यहाँ पर चौथा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा पहला और चौथा देखिए कहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कल वाले सेशन में हमने जो है इसी बुक का गांधी जी और उनका जो प्रारंभिक आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह वगैरह है, जितने भी प्रारंभिक आंदोलन है वो मैंने आपको कवर कराया हुआ था, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी जी को चुना गया था, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी को चुना गया था। और गांधी जी क्या हुए कि जो खिलाफत आंदोलन था उसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा था और जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को 1919 में अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? आप देख सकते हैं कि बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है ना। और उन्होंने खिलाफत आंदोलन के बारे में कहा भी है कि उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम के अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके अनुसार गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था तो यहाँ पर देखेंगे गांधी जी ने, ठीक है ना। गांधी जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने इसको कवर भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? बीपीएससी का क्वेश्चन है। जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था और यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल गया, तो बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से टिक कर देंगे। महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दिया था? बताइए
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पहली बार मिला हो। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान, तो ये भी ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दिया था। तो ये कौन थे, तो फ्रेंड्स ये थे हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, हकीम अजमल खान। यह पदवी उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में प्रदान किया गया था, ठीक है ना, हकीम अजमल खान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया, आप देख सकते हैं ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। तो फ्रेंड्स देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जब वे राष्ट्रवादी थे उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोध भी किया था, उन्हें ये विरोधी थे, ठीक है ना, और उन्होंने गांधी जी को राजनीतिक में धर्म को न लाने की सलाह भी दिया था। और उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था और वे कहा था भी कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की वर्त्सना किया था, किसने किया था बताइए। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया था, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, क्लियर। जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के ये लोग प्रमुख सहयोगी थे। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाए, मोहम्मद अली जिन्ना होगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी लोग सहयोगी थे गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था, खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था निम्नलिखित में से, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था और इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे। तो फ्रेंड्स ये स्वामी श्रद्धानंद थे, ठीक है ना, स्वामी श्रद्धानंद थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, और यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर चारों कूट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बताइए पढ़ करके किसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा फ्रेंड्स, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। देखिए खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, बिल्कुल तुर्की के खलीफा के पुनः स्थापना के लिए, और उसके बाद मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, इसीलिए गांधी जी ने जो है कहा भी था, इसका अवसर पर मैंने आपको बताया भी था, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इसको देखा गया था, ठीक है ना। तो पहला और यहाँ पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भर्त्सना किया था गांधी जी जब ये खिलाफत आंदोलन में भागीदारी लिए थे तो, और यहाँ पर पूछा गया है कि किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे और उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध भी किया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी। तो फ्रेंड्स यह शहर है इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दिया था,
जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सितंबर 1920 में, इम्पॉर्टेंट मैं से आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। चलिए ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है, एचिंसन के, ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर खिलाफत और असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एचिंसन की यह टिप्पणी जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संबंध में थी और तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। मोपला विद्रोह जो है पूछा जाता है कब हुआ था, 1921 में हुआ था। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर के था। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूलते थे। दूसरी ओर वह खिलाफत आंदोलन में भी अपनी जड़ें जमाता रहा। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था और इस तरह से दोनों आंदोलन एक दूसरे के समीप आ गए, एक दूसरे में समाहित हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो अब कंप्लीट हो गए। अब हम लोग असहयोग आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन से संबंधित पहला प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, सितंबर 1920 में, ठीक है ना, सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। फिर दिसंबर 1920 में जो है नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने ही प्रस्तावित किया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका 1920 में होगा। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी और असहयोग आंदोलन फाइनली 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था 1 अगस्त 1920 से। ठीक है ना, 1920 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। अब यहाँ पर जन आंदोलन पूछा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जन आंदोलन जो था ना, ये असहयोग आंदोलन नहीं था, जन आंदोलन था ये। क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन आपको पता है 1917 में चंपारण में हुआ था। ठीक है ना, चंपारण की में जो नील की खेती करने वाले किसान थे उन्हीं के समर्थन में किया गया था और यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। क्लियर ना, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। देखिए, प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ है, घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। कारण नहीं था, नहीं पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, खिलाफत का प्रश्न तो था ही, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट भी था, जो कि रॉलेट एक्ट 1919 की घटना थी। अब ये रिसेंटली मतलब इससे संबंधित थे। ये आपका नमक कानून नहीं था। नमक कानून तो आप आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, 1930 के आसपास में।
चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920, ध्यान से पढ़िएगा, सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था ये लाला लाजपत राय थे, ठीक है ना, लाला लाजपत राय। और अभी जो आपका बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि कथन दे करके कि कौन सा कथन इसमें से सही था, और एक कथन में दिया गया था कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने थे। तो देखिए ये बने थे, यहाँ प्रश्न में भी आपको मिल गया। 1920 सितंबर में जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? देखिए ये प्रश्न कितना बार पूछा जा रहा है और मैंने रख दिया हूबहू ताकि आपको आइडिया लगे कि आखिर प्रश्न इंपॉर्टेंट कितना है। चलिए 1920, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो गांधी जी ने जो है एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था, किसके नेतृत्व में? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के, ठीक है, महात्मा गांधी जी के। क्लियर? चलिए, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार करके आंदोलन में कूद पड़े थे। ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। देखिए प्रश्न जो है अब तक 2 बार पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? अब यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, वहाँ पर मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल सके कि प्रश्न में नहीं पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी, सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य गांधी जी ने दिया था और इसमें बहिष्कार की भी योजना थी, ठीक है ना। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यह आपका यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं अपितु इसका विरोध किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से पूछा गया कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है नगरों में, ठीक है। अब यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है। पहले आप कथन को पढ़िएगा फिर आंसर बताइएगा। देखिए सही नहीं पूछा गया है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया था, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया था, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दिया था। और आपको याद होगा कि इस आंदोलन में शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन भी था, ठीक है ना। और इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भी भाग लिया था और 63 सीट्स उसने जीती भी थी। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो एक तो ये सही हो गया क्योंकि सही नहीं है पूछा गया, तो ये गलत है इसीलिए सही है। उसके बाद चलिए उसके बाद देखिएगा कि मद्रास की जस्टिस पार्टी के द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। नहीं, अभी मैंने बताया था कि काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया था और 63 सीटें जीती भी थी, तो ये वाला गलत हो गया, इसलिए ये तो सही है, गलत पूछा गया है, ठीक है ना। और हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल छोड़ दिया, ये सब मैंने बताया था कि इन्होंने भाग लिया था, छात्रों ने, प्रधानाध्यापकों ने, शिक्षकों ने, वकीलों ने, ठीक है ना। तो ये वाला तो सही हो गया, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई थी, भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित किया जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताना है आपको। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो फ्रेंड्स ये आपका कौन था, तो ये बिहार था। और देखिए ये जो सूची जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यक्तियों की सूची प्रसारित किया था सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर ये सब शामिल था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नीचे दिए गए कथन पर जो है आपको असहयोग आंदोलन से संबंधित कथन दिया गया है और बताना है इसमें से आपको आंसर चुन करके, ठीक है ना। देखिए कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी, तो ये बिल्कुल जन आंदोलन बनी थी, पहला जन आंदोलन था। उसके बाद देखिए हिंदू मुस्लिम एकता में भी वृद्धि हुई थी, ठीक है। और जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, बिल्कुल यहाँ पर ये सही दिया गया है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने पर राजी हुई थी, नहीं ये वाला यहाँ पर सही नहीं है, इसीलिए आपका 1, 2, 3 ये जो है असहयोग आंदोलन के संबंध में आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह उपाधि कौन सी थी? 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जिस समय गांधी जी भारत आए हुए थे 1915 में, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद किया था, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है ना। कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कैसर हिंद हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था? किसने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, बट बीपीएससी में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, विट्ठल भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने, इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए चित्तरंजन दास दिया गया है और भी मैंने नाम बताया है, मोतीलाल नेहरू जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, विट्ठल भाई पटेल जी का और वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था। चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 2 ऑप्शन दिखे, एक से अधिक है और कोई नहीं है, तो ये तो आपसे इससे मतलब नहीं है। आइए आपको स्पष्ट दिख रहा है, पढ़ करके बताइए कौन सा जो है सही नहीं है। तो देखिए वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था और इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को, याद रखिएगा 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो आपका गलत है, तो यहीं आपका सही दिया गया है, ठीक है। गांधी जी ने अपना पहला जो है प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये आपका सही दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है, ठीक है। और चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ भी खींच लिया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ना, 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका परिणाम नहीं देख सके थे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस क्षेत्र में जो है राहुल सांकृत्यायन, ध्यान से पढ़िएगा, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे। तो राहुल सांकृत्यायन जो है ये सक्रिय रहे थे छपरा में, ठीक है ना। छपरा में असहयोग आंदोलन के दौरान बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय रहे थे और गांधीवादी आंदोलन से भी ये जुड़े रहे थे। छपरा राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए प्रश्न जो है कितना इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। फटाफट इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चौरा चौरी कांड की बात करें तो आपको याद होगा कि गोरखपुर जिले में चौरा चौरी जो है आपका चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रोधित भीड़ ने थाने में आग लगा दिया था, ठीक है ना। वहाँ पर कुछ सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी और इसी घटना को
जो है इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी काफ़ी क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित भी करने का निर्णय लिया था। चलिए राइट आंसर इसका कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। सब लोग इसका आंसर 4 फरवरी 1922 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका देख सकते हैं 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? हाँ, ये थोड़ा सा बन सकता है बिहार के जो यूपी से बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। गोरखपुर जनपद में ये आपका है। देखिए किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? तो अभी मैंने बताया था कि ये चौरी चौरा कांड था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि, देखिए प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा में जो हिंसा भड़की उठी थी इसी के कारण, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? देखिए फिर से इसी तरह का प्रश्न है, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? ये अलग अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यह आंदोलन की सफलता, यहाँ पर देखिए राइट आंसर, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई थी? देखिए 2021 में पूरे आपके 100 वर्ष हो गए हैं, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, चौरी चौरा आपका शताब्दी समारोह फरवरी में, ठीक है ना। चलिए चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी जब चौरी चौरा की घटना हुई थी उस समय कहाँ थे बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो गांधी जी उस समय बारदोली में थे, ठीक है ना, बारदोली में थे उस समय गांधी जी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर के असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा किया गया था। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही है। बताइए यह कब समाप्त हुआ था? ये समाप्त कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था 1922, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स ये प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने, ठीक है ना, डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बालकृष्ण शिवरमन मुंजे इनका नाम है, बालकृष्ण शिवरमन मुंजे, इन्होंने ही गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम जो है इंगित करें असहयोग आंदोलन का। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्रम अगर बात करें तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, ठीक है, उसके बाद आपका उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी ने स्थगन कर दिया और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। मैंने बताया था कि गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल ये क्रम से दिया गया, 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए स्वामी विद्यानंद जी थे, इन्होंने बिहार में ये बिहार के किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व इन्होंने जो है किया था। विशेष करके उत्तर बिहार के कई जिलों में, खास करके जो दरभंगा राज था वहाँ के इलाकों में स्वामी विद्यानंद जी थे, इन्होंने रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। इनके भाई महेंद्र प्रसाद के द्वारा भी आंदोलन के समर्थन में राय साहब की उपाधि जो है और जो अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद था दोनों को त्याग दिया था इनके भाई ने, ठीक है ना। राय साहब की भी उपाधि लौटा दिया था और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद को भी त्याग दिया था। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। सही क्रम यहाँ पर क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 की घटना है, तो 1 नंबर पर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बारदोली प्रस्ताव, ये आपका हो जाएगा 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी, ये आपका 4 फरवरी की घटना है, 4 फरवरी, ये आपका 12 फरवरी की घटना है। और असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है ये आपका असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में ही बारदोली में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है ना, और आंदोलन समाप्त हो गया था। तो 1 और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया था और ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट हो गए थे। ये रूस, चाइना, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र इत्यादि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर के हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे और इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया था, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। देखिए 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक 5 बार हो गया। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो स्थापित किया गया था वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, ठीक है ना, बनारस में काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में स्थापित हुआ। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया था, यह स्थापित हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, उसके बाद देखिए आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये 1916 में जो है स्थापित किया गया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। बिहार विद्यापीठ का भी स्थापना किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो ये अभी मैंने आपको बताया भी था और ये प्रश्न देखिए फिर से पूछ भी लिया गया है। 2019 में पूछा गया था, अब देखिए 2022 में पूछ लिया गया। स्वामी विद्यानंद जी थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1921-22 में असहयोग आंदोलन की मुख्य प्रतिफल क्या था? बताइए। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता था, जैसे मैंने आपके खिलाफत आंदोलन के दौरान ही बताया था, हिंदू मुस्लिम एकता राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में बताएंगे, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, सही है, और उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस भी छोड़ दिया था, ये भी आपका सही है,
ठीक है, क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की है। ठीक है ना। केरल में जो वायकम नामक गांव था, जहां पर आपने वायकम सत्याग्रह पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, वहां पर मंदिर प्रवेश को लेकर के आंदोलन आरंभ हुआ था और इस आंदोलन में ईवी रामास्वामी नायकर, केपी केशव मेनन और टीके माधवन, के केल्पम, 4 नाम याद रखिएगा। ईवी रामास्वामी नायकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद केपी केशव मेनन, टीके माधवन और के केल्पम, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है ना। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से देखिए, आपका इसमें सुमेलित नहीं है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही है। बंगाल का विभाजन 1905, सही है। 1909 मार्लिमेंटो सुधार, 1930 असहयोग आंदोलन, गलत है। 1920 होगा ना। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, उसी तरह का प्रश्न है, मिलाना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सुमेलित है, ये पूछा गया, गलत हो गया। उसके बाद देखिएगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था, ये 1931 सही दिया गया है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 सही नहीं है, जो कि 1921 लिखा गया है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 होगा, तो ये 1920 लिखा गया, ये सब गलत है, ये वाला सही है। ठीक है ना। सही सुमेलित कौन है, ये पूछा गया है। चलिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है और सही आंसर आपको कोट में से चुन करके बताना है। चलिए, कथन ए में कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका पूछा गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, तो ये वाला नहीं होगा। ए और आर दोनों सही तो जरूर हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये कोई और नहीं था। कौन थे भाई? तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया। मात्र 20 दिन थे उनकी एग्ज़ाम में। ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद जो है इन्होंने कांग्रेस के द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का स्थापना, तो देखिए ये स्थापना किन्होंने किया था? तो नाम याद रखेंगे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। यहाँ जमुना दास ठाकुर दास नहीं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है ना। यह टाइटल गलत हो गया, जमुना दास द्वारका दास, जमुना दास द्वारका दास होगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आंसर में कोई भी आंसर नहीं माना गया है। ठीक है ना। तो ये जमुना दास द्वारका दास रहता तो ऑप्शन ए राइट आंसर होता। ठीक है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, कावस जी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतलवाड़, इन सब उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर के 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अब आ गया अगला चैप्टर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? बताइए, कुछ लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है ना। जो दांडी मार्च गांधी जी ने किया था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था और अपने अनुयायियों के साथ ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था और इसके साथ ही नमक जो भंग किया था, नमक कानून, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये वर्ष 1929 में जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। ठीक है ना। वैसे 1929 के लाहौर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था
उसी में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। बट फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी जो बैठक हुई थी उसमें महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ, बताइए। तो दांडी यात्रा के साथ ऑब्वियसली प्रारंभ क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, 12 मार्च 1930, ये डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे साबरमती आश्रम से। 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग करके सविनय आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, सविनय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने जो है तिरुचिरापल्ली कहाँ से, याद रखिएगा, तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली, ठीक है ना, तिरुचिरापल्ली से वेदरायणम, ठीक है ना, वेदरायणम, तिरुचिरापल्ली से वेदरायणम तक नमक यात्रा किया था। किसने, सी राजगोपालाचारी ने। यह भी प्रश्न बन सकता है, इसीलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है कि दांडी यात्रा की गई थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। अभी मैंने बताया था 1930 में, ठीक है। चलिए सविनय आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। दांडी मार्च इन्होंने प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है ना। 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुँचते हैं, दांडी पहुँचते हैं और फिर सविनय आंदोलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, करेक्ट आंसर बताइए, साबरमती से, ठीक है ना। चलिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था। देखिए प्रश्न को घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी तो पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, बताइए। दांडी से प्रारंभ किया था, दांडी से इन्होंने प्रारंभ किया था, ठीक है ना, दांडी से किया था, क्योंकि साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे और दांडी से ही तो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, और बीपीएससी ने इसका आंसर जो है शायद साबरमती माना है, जो कि गलत है, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा गुजरात से थी, ठीक है ना, गुजरात से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, गुजरात से राइट आंसर होगा। और बिहार से एक व्यक्ति थे, कौन, गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है ना, यहाँ मैं उनका नाम लिख देता हूँ, गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है ना, गिरिवरधारी चौधरी, ये बिहार से एक व्यक्ति थे, इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा गुजरात से थे। चलिए बंगाल से दुर्गेश चंद्र दास थे, बंगाल से दुर्गेश चंद्र दास थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, बताइए राइट आंसर। तो गांधी जी का जो आपका नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था वो क्या था, तो नमक बना करके कानून निर्माण कर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना था, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय आंदोलन चलाना, आम लोगों की आर्थिक राहत इत्यादि था इसमें। इसलिए यहाँ पर एक से अधिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आम लोगों की आर्थिक राहत के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए नमक सत्याग्रह के द्वारा जो है नमक कानून को निरस्त करना था। चलिए निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था किसने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इनमें से अगर हम बात करते हैं तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने जो है नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, सर्वाधिक भागीदारी मानी जाती है किसमें, बताइए राइट आंसर क्या होगा। व्यापक भागीदारी रही थी सविनय आंदोलन में, ठीक है ना। तो सविनय आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नमक सत्याग्रह यहाँ पर दिया गया है। देखिए गांधी जी ने वर्ष 1930 में सविनय आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से, ठीक है ना। सविनय आंदोलन आरंभ दांडी से हुआ था। ये प्रश्न देखिए ऑलरेडी पूछा जा चुका था, फिर बीपीएससी ने पूछा है इसको, ठीक है। 2019 में सविनय आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद, क्लियर ना।
चलिए, दांडी मार्च शुरू किया गया था, दांडी मार्च शुरू किया गया था तो फ्रेंड्स नमक कानून तोड़ने के लिए। चलिए, उसके बाद देखिए ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून तोड़ने के लिए। देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 24 दिनों तक चली थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी इसमें से? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 की घटना है ना, मैंने आपको बताया था अभी। भारत छोड़ आंदोलन 1942 की घटना है। साइमन कमीशन का आगमन, यह आपका कब है? 3 फरवरी 1928 की घटना है। गांधी यूनियन पैक्ट जो है ये 5 मार्च 1931 की घटना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना है? तो ये दांडी मार्च होगा। चलिए, नहीं, दांडी मार्च क्यों होगा? यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन का आगमन होगा ना 1928। चलिए, ऑप्शन सी बनाइएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि, तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा, बताइए, नहीं, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में जो है नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च की हेतु मतलब दांडी मार्च से ही तो संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। राइट आंसर आपको चुन करके बताने हैं। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, सही है। और गांधी जी का उद्देश्य गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें से राइट आंसर आपका ये सही है, परंतु आर जो है ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। और ब्रिटिश सरकार के प्रति ये अवज्ञा अपनाई गई थी और आंदोलन शुरू से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के साथ जो है 11 मांगे रखी थी, जिसमें नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त में नमक उपलब्ध कराने की। इसीलिए यहाँ पर जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही दिया गया। इसीलिए कथन ए सही है लेकिन आर गलत दिया गया है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सही दिया गया है, बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरुद्ध में सजा नहीं दी गई थी, लेकिन नमक कानून का इन्होंने उल्लंघन किया था और महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार करके यरबड़ा जेल भेज दिया गया था। तो ये तो पहला ही जो है गलत हो गया। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सज़ा दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को भी सज़ा दिया गया था। तो ये आपका सही है। तो सही केवल दूसरा है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, केवल 2 राइट आंसर होगा इसका। चलिए, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है, ठीक है ना। और उन्होंने दांडी में आए जितने भी विदेशी और देसी पत्रकार थे उन्हीं को संबोधित करते हुए गांधी जी ने शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कहा था। चलिए, गांधी जी के दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन दिया गया है, ये आपसे पूछा गया, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक का मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करके इसका विशेष प्रयोजन था, सही है। और देखिए, गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया और नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया, क्योंकि सरकार ने इसे आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रण कर रखा था और उस पर करारोपण किया था, ठीक है ना। तो समुद्र के किनारे पहुंच करके गांधी जी ने नमक बनाया था, ठीक है। तो वे दांडी पहुंचे थे और 1930 में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था, नमक बनाया था, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। और यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है असत्य दिया गया है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, गलत दिया गया है। तो शुरुआत इसकी 12 मार्च 1930 को हुई थी, याद है ना आपको, 12 मार्च 1930 की पूर्णतः पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से इसका आरंभ होकर के समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन तक पूरी हुई थी, सही है।
12 मार्च 1930 को हुई थी। ये वाला गलत दिया गया है, यहाँ 15 मार्च दिया गया जो कि गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यही असत्य है। चलिए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से जो है, ये सब मैंने आपको बता दिया था, मैं इसका आंसर बताता हूँ। अब्बास तैयब जी के हाथों में आया था, ठीक है ना। तो अब्बास तैयब जी याद रखिएगा आप, 3 बार पूछा गया है। महात्मा गांधी, देखिए, दर्शना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। दर्शना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। तो उस समय ये येरवड़ा जेल थे, मैंने बताया था ना, येरवड़ा जेल में इनको भेजा गया था नमक कानून तोड़ने के विरोध में। तो येरवड़ा जेल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के काफ़ी निकट सहयोगी माने जाते थे और गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग भी लिया था। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो ये वेब मिलर था। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वेब मिलर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, वेब मिलर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, वेब मिलर ने जो है धर्षणा की जो विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए लिखा है। अभी धर्षणा में जो नमक आपका गोदाम था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धावा हुआ था। उस समय महात्मा गांधी येरवड़ा जेल में थे और श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धर्षणा नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। और इसी धर्षणा में जो आपका नमक गोदाम था, वहाँ की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए वेब मिलर ने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये वेब मिलर का लिखा हुआ है। चलिए, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो ये मैंने अभी बताया था, वेब मिलर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में जो है महात्मा गांधी के साथ था, बताइए। तो ये आपके वेब मिलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था। तो ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, सी राजगोपालाचारी हैं, जिन्होंने त्रिचिनापल्ली से वेदरायणम तक नमक यात्रा किया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था, ठीक है ना। तो ये आपको खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है, जिनको कि फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया है राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, पठानी क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो ये संगठित किया गया था अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। चलिए, उसके बाद देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। देखिए, 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। खुदाई खिदमतगार को 1929 में किसने संगठित किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है ना। और इन्हें ही लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान।
देखिए गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बताइए किस आंदोलन में जो है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? बताएंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना। और आपको याद भी होगा कि इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे और ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। इस चीज़ को मैंने अभी आपको बताया भी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। अभी मैंने बताया था कि पेशावर में जो है गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार किया था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ध्यान रखिएगा। देखिए जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन जो है ये प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? जिया तरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडिन लियू, यहाँ मैं लिखता हूँ गैडिन लियू, ठीक है ना, इन्होंने किया था और इस जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए मणिपुर होगा। देखिए बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट है। ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो फ्रेंड्स महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प किया? बताइए राइट आंसर क्या होगा? चौकीदारी कर का, ठीक है ना। चौकीदारी कर अभी मैंने बताया था, चौकीदारी टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर चौकीदारी है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम में, ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, रचनात्मक कार्यक्रम में, ठीक है। और 1932 में गांधी जी ने हरिजन के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया था। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। तो यहाँ पर देखिए रचनात्मक कार्यक्रम। दूसरा विश्व युद्ध जो है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधा बाई को कब गिरफ्तार किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 13 जून 1932 को, ठीक है, 13 जून 1932 को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? प्रभावती देवी, तो ये पटना की, ठीक है ना, प्रभावती देवी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रभावती देवी, सरला देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी, ये सब महत्वपूर्ण हैं, नाम इनका ध्यान रखिएगा। पटना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुआ था। कब? तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये डायरेक्टली पूछा जाता है 5 मार्च 1931 को, ठीक है। और गांधी जी ने जो है फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट करा था और उनकी बातचीत 15 दिनों 8 बार वार्ता हुई थी, 15 दिन तक चली थी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था और इसी समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी भी हो गई थी और वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो देखिए गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया है कि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था ये कब हुआ था, देख सकते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन है।
5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। गांधी इरविन समझौते में क्या सम्मिलित था, ये आपसे पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और देखिए, गांधी इरविन समझौता में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए जो अध्यादेश थे उनको वापस लेना, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप थे उन्हें छोड़ करके बाकी को रिहा करना। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सही उत्तर है, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 देखते हैं। 1, ठीक है, 2 और यहाँ पर 4। ठीक है, ये वाला नहीं था, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था तो 5 मार्च 1931 को हुआ था ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, कितना बार ये प्रश्न पूछा गया आप देख सकते हैं। 1931 में 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था, तो ये समझौता था आपका गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते के में किया जाना प्रस्तावित था, तो फ्रेंड्स ये आपका कौन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो फ्रेंड्स ये तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था। ठीक है ना, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से जो है, M.R. जयकर का भी नाम याद रखेंगे। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्न से गांधी इरविन के बीच में जो है आपका समझौता हुआ था दिल्ली में। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तेज बहादुर सप्रू दिया गया है, M.R. जयकर का भी नाम आप याद रखिएगा, M.R. जयकर का भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आ गया पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है ना, कम्युनल अवार्ड। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, यानी कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था, तो ये कौन था, ये आपको याद होगा। राइट आंसर बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, और इसने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था, जिसका अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मान करके इनको हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कथन ए है और कारण आर दिया गया है, यहाँ से सही उत्तर का आपको चयन करना है और आंसर आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक किसके बारे में कहा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था, और कारण कह रहा है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में एक्सप्लेनेशन में। ठीक है ना, तो बिल्कुल ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ना ये बिल्कुल एक ही सही व्याख्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका होगा। ठीक है ना, चलिए अभी ये 2018 में ही प्रश्न यूपी आरओ में पूछा गया है। देखिए मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं किया था, आवंटित नहीं किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपके बौद्धों को, ठीक है ना, बौद्धों को नहीं किया गया था। क्लियर ना, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। क्लियर ना,
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो इन्होंने पहला आमरण अनशन जो है फास्ट अनटू डेथ, ये 20 सितंबर, ठीक है ना, 20 सितंबर 1932 को यडवाड़ा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के जो कम्युनल अवार्ड था इसी के विरोध में प्रारंभ किया था। 24 सितंबर 1932, याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी और अंबेडकर के मतलब गांधी जी के जो अनुयायी थे और अंबेडकर जी थे, इनके मध्य पूना समझौता हुआ था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इस समझौते को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सम्मति प्रदान किया गया, ठीक है ना, यानी कि इसको एक तरह से कहें तो एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद इन्होंने जो है 26 सितंबर 1932 को अपना अनशन तोड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना घोषणा की। इस कम्युनल अवार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था किस जेल में, तो यरवड़ा जेल में, ठीक है ना, यरवड़ा जेल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1932 में जो है महात्मा गांधी जी ने मरणपर्यंत उपवास, ठीक है ना, आमरण अनशन है, प्रधानतया इसलिए किया, कारण क्या है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक जो आपका अधिनिर्णय है, कम्युनल अवार्ड है, इसकी घोषणा किया था इसीलिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। देखिए सांप्रदायिक अवार्ड जो था, कम्युनल अवार्ड, इसमें प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा करके 148 कर दिया गया था, ठीक है ना, क्लियर, याद रखिएगा। और यदि हम बात करें तो कुछ पुस्तकों में यह संख्या 147 भी मिलती है, ठीक है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीट में से 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्रमशः 71 और 147 और 148 मैंने आपको बताया है, और किसी किसी किताब में 147 भी दिया गया है। तो यहाँ 147 आंसर यहाँ पर इस बुक में दिया गया है। चलिए, पूना पैक्ट संबंधित था, तो पूना पैक्ट जो है ये संबंधित था आपका दलित वर्ग से, ठीक है। पूना पैक्ट अभी मैंने बताया था कि 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुआ था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, पूना समझौता का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, राइट आंसर चुन करके आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था, सही है बिल्कुल, और उसके माध्यम से संसद और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया, ये भी सही है, और बिल्कुल ये इसकी व्याख्या कर रहा है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यहाँ पर देख सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि श्री भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका पूना पैक्ट कहलाता है, पूरा समझौता कहलाता है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूना पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर किया था किसने, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था गांधी जी के समर्थक थे और अंबेडकर जी थे। तो यहाँ पर देखिएगा गांधी जी और अंबेडकर, चूँकि गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद होगा आपको, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था गांधी जी की तरफ से, ठीक है ना, हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो इनमें से अब तो आपके पास ऑप्शन ई है, आप उपरोक्त में से कोई नहीं टिक लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया। देखिए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की बात की जा रही है, इसके घोषणा के बाद जो आपका पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो देखिए हस्ताक्षर इसमें से किसने किसने किया था, तो मैंने अभी ये बताया था आपको कि हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। M.R. जयकर, देवदास गांधी, उसके बाद राज भोज, बहुत भी नाम है इसमें, तेज बहादुर सप्रू का भी नाम है, G.D. बिरला है, राजगोपालाचारी है, राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, अन्य लोग भी हैं, ठीक है ना, ये लोग हस्ताक्षर करता थे।
तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है हुई थी, इसके अध्यक्ष पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न अभी इसी साल जो है पूछा गया था बीपीएससी हेड टीचर हेडमास्टर के एग्जाम में। तो ये घनश्याम दास बिड़ला थे, ठीक है ना, जीडी बिड़ला थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना इसका गांधी जी ने किया था 1932 में, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापना हुआ थे, जीडी बिरला घनश्याम दास बिरला थे। चलिए, 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वही क्वेश्चन है आपका, जीडी बिरला थे। देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना बेशक महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है ना, महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। और 1933 में साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है ना। चलिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने जीडी बिरला को बनाया था। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था, यानी कि पहले का नाम इसका क्या था? तो इसका पहले का नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था और प्रश्न में भी था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऑल इंडिया हरिजन संघ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1632 में किसके द्वारा किया गया? 1932 में, नोट 1600, 1932, ठीक है। बोलते बोलते अब थक गया हूँ। चलिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका? फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। महात्मा गांधी जी ने, देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, ठीक है, ये अलग है। इसकी स्थापना जो है पूछा गया है, ये किसके द्वारा किया गया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने किया था, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1942 में किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1932 में MC राजा की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं और लेकिन अस्तर नहीं है? यह स्टेटमेंट किसका है बताइए? तो ये भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि क्षणिक भूत की भांति महात्मा गांधी धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं, ठीक है ना। चलिए, और आपको पता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच मतभेद था, जो आपका रामजे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद इन दोनों के बीच जो है आपको पता है ना कि पूना पैक्ट भी हुआ था। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आ गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार सत्याग्रहियों का नाम बीपीएससी पूछता है, ठीक है ना। सत्याग्रहियों का नाम बीपीएससी बार बार पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, ये सब पूछा जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है ना। पवनार से विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। ये सब नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। दिल्ली सत्याग्रह भी कहा जाता है इसको। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत मैंने आपको बता दिया था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे और सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और विनोबा भावे के द्वारा गांधी जी के आदर्शों का प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया था। प्रश्न पढ़िएगा कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सत्याग्रही का नाम याद रखिएगा ब्रह्मदत्त थे, ठीक है ना। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। देख सकते हैं ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है। देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही अभी रिसेंटली पूछा गया है, बीपीएससी में ब्रह्मदत्त थे। विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो प्रधान सत्याग्रही जो थे ये कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये विनोबा भावे जी थे प्रधान सत्याग्रही, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? तो दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो इन्होंने जो है आरंभ किया था कहाँ से? तो पवनार महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे पहले किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए कथन हैं और यहाँ पर कारण दिए गए हैं, राइट आंसर आपको चुन करके बताने हैं। अब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। बिल्कुल ये सही है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन की युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे, ठीक है। बिल्कुल ये है आपका गलत दिया गया है। देखिए चुनिंदा सत्याग्रहियों के द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान गांधी जी ने किया था और इसको सीमित रखा गया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटेन को शर्मिंदा ना होना पड़े थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिएगा, डी होगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि हाँ अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भारत छोड़ो आंदोलन से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं बीपीएससी में। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग अब प्रश्न जो है इसको कवर करते हैं, ठीक है ना। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आपका नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे आपको मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताते चलूँगा। प्रश्न पढ़िएगा कि 6 जुलाई 1942 को, डेट याद रखना है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, अरुणा असफ अली, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पारित जो है ये हुआ था कहाँ? 14 जुलाई 1942 को। तो फ्रेंड्स ये आपका संपन्न हुआ था कहाँ पर? तो वर्धा में हुआ था और यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो देखिए यह आंदोलन 1942 में हुआ था और उस समय भारत का प्रधान सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ जो था ये लॉर्ड बेवल था, जो कि बाद में 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा था। लॉर्ड बेवल उस समय कमांडर इन चीफ था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स 7 से 8 अगस्त, ठीक है, 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी और इसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा किया गया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, इसको आप याद रखना है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। पूछा जाता ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, ठीक है ना। और इसके तहत जो है गांधी जी और अन्य जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछा जाता है कि ऑपरेशन 0 आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरू हुआ था, फिर से प्रश्न पूछ लिया गया है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न अलग अलग एग्जाम में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो ये 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था।
देखिए, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर AICC के द्वारा, ठीक है ना, AICC यानी कि जो आपकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, इसी के द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त को स्टार्ट हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ये प्रसिद्ध कौन सा मैदान है? ग्वालियर टैंक है, ठीक है ना, ग्वालियर टैंक याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 1942 जो है क्यों महत्वपूर्ण है वर्ष 1942? तो इसीलिए कि इस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ था बम्बई से, ग्वालियर टैंक से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? देखिए फिर से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर बम्बई हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1942 में की गई थी। देख सकते हैं प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो अगस्त 1942 में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, और यहाँ से आंसर चुन करके आपको बताना है। महात्मा गांधी ने जो है सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था? नहीं। सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा? नहीं। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। तो ये वाला सही है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने जो बयान दिए थे वो क्या था? सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। ये था, ठीक है ना, गांधी जी के बयान। चलिए इसीलिए मैंने ऑप्शन 3 सही लगाया है। देखिए यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये जुड़ा हुआ है आपके भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन से। और आपको पता होगा कि करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने इसमें, ठीक है ना। एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, और इस मंत्र का आशय या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या अपनी जान इस आज़ादी के प्रयास में दे देंगे। चलिए तो ये भारत छोड़ो आंदोलन होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ तो फिलहाल महात्मा गांधी जी होगा, लेकिन आगे आपको मिलेगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। करो या मरो का महात्मा गांधी जी दिया था, और भारत छोड़ो का याद रखना है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था किसने? आगे आपको मिलेगा, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है ना। चलिए करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो से है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? चलिए बताते चलिए फटाफट। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ है। देखिए महात्मा गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स ये क्रिप्स प्रस्ताव के, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जो 0 आवर चलाया गया था, इसके तहत कांग्रेस के प्रमुख नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और दमन चक्र प्रारंभ किया अंग्रेजों ने। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने 1942 में और महाधिवक्ता के पद से त्याग दे दिया था। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें से बात करें तो नेतृत्व जो है ना हुआ था नहीं किसी के द्वारा। दरअसल स्टार्ट गांधी जी ने बेशक किया था, और आपको पता है कि 9 अगस्त के दिन सभी प्रमुख नेताओं को गांधी जी सहित गिरफ्तार कर लिया गया था, और यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था, ठीक है ना। यह आंदोलन जो था, यह आंदोलन आपका स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो यहाँ पर तो इसका आंसर दिया गया है महात्मा गांधी, ठीक है ना, लेकिन स्वतः स्फूर्त यह आंदोलन था। देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया। देखिए इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, नहीं, अभी मैंने बताया था यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। कांग्रेस को एक संवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, बिल्कुल किया गया था, ठीक है ना, तो ये तो आपका सही है। चलिए यह एक अहिंसक आंदोलन था, नहीं, यह अहिंसक आंदोलन नहीं था, इसमें व्यापक स्तर पर हिंसा भी हुए थे, ठीक है ना, व्यापक स्तर पर इस आंदोलन में हिंसा भी हुई थी, तो यह अहिंसक नहीं था, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है?
तो गलत होना चाहिए एक, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया ऑप्शन ए सी, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो देखिए हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, ठीक है ना, और यूनियन पार्टी था एक, यूनियन पार्टी पंजाब का, इसने भी नहीं किया था, ठीक है ना, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। देखिए, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया भी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था इसका आलेख बनाया था किसने? स्वयं महात्मा गांधी जी ने बनाया था, ठीक है ना। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। चलिए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है ना। करो और मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई का, ठीक है। चलिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो फ्रेंड्स, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इसका राइट आंसर होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी रहे थे, ठीक है, 6 वर्ष तक रहे थे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? इसी साल का प्रश्न है, मतलब पिछले साल का, 2023 का, 69वीं बीपीएससी का। बिहार केसरी किसको कहा जाता है बताइए, ये प्रश्न पूछा गया है, बाकी प्रश्न तो घुमा फिरा करके दिया गया है। तो श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है बिहार केसरी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन फल था, बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन फल था तो क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और देखिए AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी में देख सकते हैं, 1, 2, 4 दिया गया है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और देखिए यहाँ पर जो है करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, और अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी जी ने अपने कहीं भी किसी भी लेखन में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए नहीं भड़काया था, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये उषा मेहता ने किया था। किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल में महत्वपूर्ण एक सदस्य थी उषा मेहता। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो अभी मैंने बताया था, खुफिया रेडियो आपका उषा मेहता, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति बताइए। भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में उषा मेहता की ख्याति, तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन हेतु इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? बताइए। तो ये राम मनोहर लोहिया थे ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? बकरी का टापू जो है ये नेपाल में है, नेपाल की तराई में बकरी का टापू पड़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के बकरी के टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था।
इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो ये विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल। और आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या है। तो इनका नाम है लुई फिशर, और एक वेब मिलर थे ना, हमने पढ़ा है लुई फिशर। चलिए वेब मिलर थे आपके उस समय सविनय आंदोलन के समय ना, वेब मिलर, हाँ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। तो लुई फिशर जो है ये क्या है, अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के जीवनकार लुई फिशर संबंध थे, तो लुई फिशर संबंध थे भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार है। देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि लगातार पूछा गया है। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। तो सबसे ज़्यादा व्यापक ये रहे थे बिहार में और संयुक्त प्रांत में, बिहार में रहे थे और संयुक्त प्रांत में रहे थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यूपी संयुक्त प्रांत में, यूपी में पड़ता था संयुक्त प्रांत। तो 1 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए उसके बाद देखिएगा कथन दिया गया और कारण दिया गया, पढ़िए। लॉर्ड लिथिगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था या नहीं कहा था, बताइए। बिल्कुल ये कहा था, और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में किसान भी व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी सही दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, सर्वाधिक गंभीर था, क्योंकि कुछ क्षेत्र में किसान भी इस जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो ए और आर सही है, और ए की आर जो है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार करके जो है ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया था, इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। और देखिए जयप्रकाश नारायण जी को पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ पर भेजा गया था। तो जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। चलिए 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। योगेंद्र शुक्ल जो थे ये प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जयप्रकाश नारायण के काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे, और इनको जो है मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया था, ठीक है। चलिए श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी। ये सब आपके भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। तो ये श्रीमती रामप्यारी देवी जी हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो गांधी जी को जो है कहाँ पर, पूना के आगा खां पैलेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अब मुंबई दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में पूना नहीं दिया गया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आगा खां पैलेस दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा भी पूर्ण तरह से ठप हो गया था। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिला था ये आपका कौन सा जिला था, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये जिला जो था ये आपका मुंगेर था, ठीक है ना, मुंगेर था। और देखिए हुआ था क्या कि जब गांधी जी को शीर्ष नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और सरकार पूरी तरह से इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र चला रही थी, तो जनता आक्रोशित हो गई और उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन, डाकघर पर हमले किए। कई स्थानों पर तो रेल लाइन को उखाड़ दिया गया था, जिससे कि रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई थी, ठीक है। और मुंगेर जिला में जो है, बिहार के मुंगेर जिला में ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था, क्लियर। तो ये राइट आंसर मुंगेर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान जो है किस संदर्भ में मिली थी। तो इनको राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मिली थी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे। तो ये दीपावली की रात थी, ठीक है। दीपावली की रात थी 9 नवंबर 1942, 9 नवंबर 1942 दीपावली की रात थी।
और इसी दिन ये अपने सहयोगी के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांद करके भागे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। हजारीबाग जेल से फरार हुए थे तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ये जयप्रकाश नारायण थे। देख सकते हैं आप प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है लगातार। गंगाराम तथा खीमदेव, देखिए गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए थे ना, तो इसको याद रखिएगा। ये नाम हो सकता है बिहार में भी पूछ लिया जाए, कोई ठीक नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है। तो इसमें से देखिए मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा असफ अली, ये लोग संबंधित हैं। शांति घोष नहीं है, शांति घोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा शांति घोष और सुनीति चौधरी, शांति घोष और सुनीति चौधरी, ये नाम याद रखिएगा। ये बंगाल की दो स्कूली छात्राएं हैं, शांति घोष और सुनीति चौधरी, जिन्होंने 1931 में, ठीक है ना, जो तत्कालीन जिलाधिकारी था उनको गोली मार के इन्होंने हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कथन दिया गया है और यहाँ पर कारण दिया गया है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छुआ था करो या मरो का नारा। देखिए, और भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी। बिल्कुल जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए भी सही है। और करो और मरो का जो नारा है ये तो बिल्कुल लोगों के मन में प्रवेश कर गई थी, जिससे लोगों को और भी जागृत किया और लोगों को और भी उत्साहित किया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिर उसी तरह का प्रश्न आ गया। देखिए कि कारण और कथन दिया गया है। ठीक है ना, कथन कह रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। ठीक है ना, सही है। और इसका विचार था कि इस आंदोलन से ही भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो ये वाला जो है आपका गलत दिया गया है, दूर तो रहा था लेकिन ये नहीं था इसका मानना। ठीक है, चलिए क्योंकि इसकी भूमिका ही नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए सही है और गलत है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए नीचे दिए गए कथन है, फिर उसी तरह का प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रखने के लिए कहा था। बिल्कुल ये वाला सही है और ये वाला भी सही है और ये पुष्टि भी करता है। इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक ही सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। तो देखिए अरुणा असफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनको याद किया जाता है। अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो ये भूमिगत रह करके 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है ना, अरुणा असफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी। तो अरुणा असफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी। देखिए ये प्रश्न दो बार पूछा गया है, एक 2000 यूपी पीसीएस 2010 में और यहाँ पर देखिए यूपी पीसीएस 2013 में और फिर 2010 में यहाँ पर ये देखिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नीचे दिए गए सूची दी गई है और उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना किया गया था। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया और सतारा में, ठीक है ना, याद रखिएगा आपके 3 प्रमुख स्थान पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था। बलिया, उसके बाद आपका तामलुक, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में तामलुक में, यहाँ मैं तामलुक भी लिख देता हूँ, रुकिए, तामलुक, एक हो गया आपका बलिया, एक हो गया तामलुक और तीसरा हो गया सतारा। ठीक है ना, ये 3 जगह पर मेनली किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं। ठीक है, तामलुक भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, बताइए। 1942 में, 1942 में, ठीक है ना, मिदनापुर में ये तामलुक पड़ता था
जहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। अभी मैंने आपको बताया भी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका बलिया, ठीक है ना, बलिया में। क्लियर, बलिया में। चलिए, और सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, तो बलिया, सतारा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में, याद रखिएगा ना। बलिया उत्तर प्रदेश में आ गया, तामलुक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आ गया और सतारा महाराष्ट्र में आ गया। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार के गठन किया गया था? तो ये बलिया में किया गया था। अभी मैंने आपको बताया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ, नाम याद रखिएगा, कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो देखिए, यह घटना जो है फ्रेंड्स, यह घटना है आपका गोहपुर पुलिस थाने की, ठीक है ना। और यहाँ पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गई थी। तो ये गोहपुर राइट आंसर होगा। चलिए, कथन और कारण दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय की तकाजा थी, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। और निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन सरकार ने जो है बर्बरतापूर्वक इसको कुचला। फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण अभियान हुआ था उसमें इसे आंदोलन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। चलिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट, देखिए द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपको चुनना है। तो संवैधानिक गतिरोध का हल, ठीक है ना, संवैधानिक गतिरोध का हल, ठीक है। 1944 में द वे आउट नामक एक प्रपत्र जारी किया था, पैम्पलेट जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया और गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत के इस प्रस्ताव की चर्चा किया था और जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो याद रखना है आपको, 1944 में दिव्य नामक पंपलेट सी राजगोपालाचारी ने जारी किया था। देखिए, उसके बाद देखिए, ये ऑपरेशन जो रूबिकॉन है वह कूट शब्द था, जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑपरेशन रूबिकॉन। तो फ्रेंड्स, ये जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। देखिए, आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों ने परामर्श दिया कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो मुंबई सरकार प्रांतीय सरकार के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, गांधी जी का पूरा जितना भी आंदोलन था सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। प्लीज़ इसको फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और एक ग्रुप में फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से ये पूरा बुक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के।